हेलो इंजीनियर्स। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट के पीवाईक्यूज करेंगे हम लोग। तो इससे पहले हम लोगों ने कर रखा था डीएसए के पीवाईक्यूज मैंने किए थे थर्ड सेमेस्टर के लिए, पर उनका एग्जाम तो पोस्टपोन्ड हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि फिफ्थ सेमेस्टर के पीवाईक्यूज करवा दूँ आप लोगों को। तो अभी पीएचडी के करेंगे, फिर हम लोग फ्लैट के करेंगे, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट का किस सब्जेक्ट का हम लोग को पीवाईक्यू करना है। और अगर आप लोगों को और भी कुछ चाहिए जिसके मैं पीवाईक्यूज करूँ या फिर और भी किसी ईयर के, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं मतलब उस पर वीडियो बना सकूँ। Thank you. So our first question is define group. Word define group. तो हम लोग देखते हैं ग्रुप क्या होता है। अ ग्रुप इन प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट कैन रेफर टू अ कलेक्टिव of individual who came together for purpose of learning, training or collaborating on a common goal. ग्रुप क्या होता है? ग्रुप कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होता है। इंडिविजुअल मतलब सिंगल पीपल्स, जो जिसका पर्पस ये होता है कि वो लोग सीख सके, ट्रेंड हो सके या फिर कोलैबोरेट कर सके किसी कॉमन गोल के तरफ। बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप कैन ऑफर वेरियस बेनिफिट। अगर ग्रुप का आप पार्ट है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि आपको अपॉर्चुनिटी फॉर पीयर सपोर्ट आ गया। अगर आपको एक ग्रुप का सपोर्ट चाहिए, मतलब अपने पीछे एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का सपोर्ट चाहिए, वो आपको मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, नॉलेज शेयरिंग होगा, नेटवर्किंग आपका बढ़ेगा। वर्किंग विद इन अ ग्रुप सेटिंग ऑल्सो फोस्टर्स कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन आप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टीम वर्क स्किल आपके अंदर आएगा। तो ये सब बेनिफिट होता है ग्रुप का। तो अगर आपसे ये पूछ रहा है कि डिफाइन ग्रुप, तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा रहता है और क्वेश्चन कम ही करने होते हैं। तो आप चाहे, अगर आपसे पूछ रहा है डिफाइन ग्रुप, तो आप ग्रुप का बेनिफिट्स भी उसमें लिख देंगे, तो वो कोई ख़राब बात नहीं है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज शेड्यूल। लेकिन हाँ, अगर ये हो कि आप जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो एक में आप 2 पेज लिख रहे हैं, फिर सेकंड में 1 पेज लिख दे रहे हैं, तो एग्जामिनर सॉरी इन्विजिलेटर जो होगा, जो कॉपी चेक करेगा, इन्विजिलेटर भी नहीं कहेंगे उसको, जो कॉपी चेक करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आप एक में 2 पेज लिख रहे हैं और एक में एक ही पेज लिख रहे हैं, तो वो 2 पेज वाले में अगर फुल मार्क्स दे रहा है तो 1 पेज वाले में हाफ मार्क्स कर देगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर 2 नंबर के, तो आप एटलीस्ट 2 पॉइंट लिखिए, मैक्सिमम 4 पॉइंट लिखिए, उससे ज़्यादा नहीं। और पॉइंट वाइज आंसर करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए पॉइंट वाइज आंसर करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शेड्यूल। शेड्यूल क्या है? A schedule refers to a plan or timetable outlining the specific activities, task and milestone to be accomplished within a certain time frame. अगर आप लोग को एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर किसी भी गोल को अचीव करना है, किसी भी टास्क को करना है, तो शेड्यूल रेफर करते हैं उसके लिए। अगर आप जो टाइम टेबल बनाते हैं, जो आउटलाइन बनाते हैं, उसको कहते हैं शेड्यूल। इट सर्व्स एज अ रोड मैप फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग वंस टाइम इफेक्टिवली। कोई भी इंसान अगर अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना चाहता है, तो ये एक रोड मैप की तरह उसके लिए काम करता है, उसके प्री डिटरमाइंड गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। अ वेल स्ट्रक्चर शेड्यूल टिपिकली, अगर एक वेल स्ट्रक्चर शेड्यूल है तो उसमें टिपिकली कुछ डिटेल्स होते हैं, जैसे स्टार्ट टाइम होता है, इन टाइम होता है, जिसमें और उसके बीच में क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है। और अगर हम लोग टास्क को अगर सीक्वेंस ऑफ टास्क में डिवाइड किए, तो हर टास्क का क्या क्या डेडलाइन होगा, उस टास्क में क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्या क्या डिपेंडेंसी होगा। तो अगर T1 जो है, T2 जो टास्क है वो T1 पे डिपेंड कर रहा है, तो T1 टास्क को पहले करेंगे, शेड्यूल में उसको पहले लाएंगे। तो ये सब होता है शेड्यूल में। नेक्स्ट है व्हाट इज अ रिज्यूमे। रिज्यूमे क्या होता है? अ रिज्यूमे इज अ डॉक्यूमेंट यूज बाय इंडिविजुअल to present their skills, qualifications, work experience and achievement to potential employer. रिज्यूमे क्या होता है? तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे इंडिविजुअल, जो भी व्यक्ति है, वो खुद का, उसके अंदर क्या क्या स्किल है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, वो उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, मतलब वो कहाँ कहाँ वर्क कर चुके हैं, उनके अचीवमेंट क्या है। और वो ओवरऑल ये दिखाता है कि वो एक पोटेंशियल एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है सामने, जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उसको ये दिखाने के लिए ये एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें उसको अपना स्किल लिखते हैं, क्वालिफिकेशन लिखते हैं, वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं, अपने अचीवमेंट्स लिखते हैं। It serves as a snapshot of a person's professional background and capabilities and is typically submitted as a part of application process. जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस का ये एक पार्ट होता है और ये सबमिट किया जाता है
ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें आपको जॉब चाहिए। प्राइमरी पर्पस रिज्यूमे का होता है शोकेस करना एप्लीकेंट का सुटेबल कैंडिडेट है या नहीं उस पार्टिकुलर जॉब के लिए। नेक्स्ट है वॉक इन इंटरव्यू क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वॉक इन इंटरव्यू। A walk-in interview is a type of job interview where candidate can show up at a specific location and time without a prior appointment। पहले से कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है जिस पे कैंडिडेट को पहुंचना होता है। जैसे कि ट्रेडिशनल इंटरव्यूज़ में क्या होता है, एक शेड्यूल होता है, पहले से बताया गया रहता है। वॉक इन इंटरव्यूज़ में ऐसा नहीं होता है। अगर कंपनी को अभी जस्ट 100 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो वो वॉक इन इंटरव्यू रखेंगे और जिस जिस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा वो उस लोकेशन पे पहुंच जाएगा, प्रायर कोई नॉलेज नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि क्विकली फिल जॉब वैकेंसीज के लिए इसको यूज़ करते हैं, इमीडिएट हायरिंग के लिए। नेक्स्ट है वाई डू यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इथिक्स। इथिक्स से आप क्या समझते हैं। इथिक्स रिफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल और वैल्यूज़। एथिक्स क्या होता है, तो वो एक वो मोरल प्रिंसिपल वैल्यूज होता है जो कि गवर्न करता है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को, डिसीजन मेकिंग को, इंटरेक्शन वो कैसे करता है सोसाइटी और कम्युनिटी के साथ। इट इनकम्पासेस कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, फेयरनेस, जस्टिस, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। इथिकल प्रिंसिपल हेल्प इंडिविजुअल डिस्टिंग। अगर इथिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, इथिक्स जो होते हैं, वो किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल है। मे बी आपके लिए ऑनेस्टी जो हो, जो पीपल ऑनेस्ट हो वो आपकी नज़र में अच्छे हो। आपका इथिक्स ये अलाउ करता है कि हाँ ये ईमानदार है, मतलब मैं ईमानदार हूँ तो ईमानदारी एक अच्छा मतलब एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क है या फिर नहीं है, मतलब आप उसके बेसिस पे अपने जजमेंट पास करते हो। लेकिन अगर कोई डिसऑनेस्ट है तो उसके लिए वो उसके बेसिस पे जजमेंट पास करेगा, उसका वो इथिक्स होगा, तो इसको कहते हैं इथिक्स। तो प्रोवाइड करता है इथिक्स एक फ्रेमवर्क जिसके बेसिस पे इथिकल जजमेंट होता है और चॉइसेस होता है डिफरेंट सिचुएशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जार्गन्स क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जार्गन। Jargons refers to the specialized terminology or language that is used within particular प्रोफेशन, इंडस्ट्रीज और सोशल ग्रुप। जार्गन रेफर क्या करते हैं, ऐसा वर्ड जो कि एक ऐसा वर्ड या टर्मिनोलॉजी या टर्म या फिर लैंग्वेज जो कि एक पार्टिकुलर प्रोफेशन यूज़ करते हैं। जैसे डॉक्टर्स के लिए मे बी फीवर के लिए वो लोग अलग से वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो लोग का जार्गन जो हम लोग को समझ में नहीं आएगा लेकिन वो उस कम्युनिटी के लोगों को, उस ग्रुप के लोगों को समझ में आएगा। इंडस्ट्रीज़ में अलग तरह के जार्गन जार्गन होते हैं, सोशल ग्रुप में अलग तरह के हो सकते हैं। ये एक वर्ड हो सकता है या फ्रेज हो सकता है या एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि नॉट बी इजली अंडरस्टैंड बाई इंडिविजुअल आउटसाइड द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड। जिस कंटेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है उसके अलावा आउटसाइडर को वो चीज़ नहीं समझ में आएगा, आपको उसको समझाना पड़ेगा अलग लैंग्वेज में। जार्गन ऑफन सर्व एज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट हैंड कम्युनिकेशन अमॉन्ग इनसाइडर हु शेयर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ग्रुप डिस्कशन इवेलुएट। ग्रुप डिस्कशन क्या इवेलुएट करता है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन या फिर द ग्रुप डिस्कशन इवेलुएट्स द फॉलोइंग। फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल। कम्युनिकेशन स्किल कि आप अपनी तरह अपनी बात को दूसरे तक, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है हम जो बोले वो सामने वाला समझ रहा है, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आप अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचा रहे हो, किस तरह से पहुंचा रहे हो, तो आपको मतलब सामने वाला कितना समझ पा रहे हैं, इसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। सेकेंड है इंटरपर्सनल स्किल, मतलब आप दो लोग से कैसे बात कर रहे हो, एक मैं और बाकी 2 3 4 जितने भी लोग हो, मतलब एक इंडिविजुअल बाकी सबसे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसको इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं। थर्ड है लीडरशिप पोटेंशियल, आपके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल है या नहीं, या फिर आप किस तरह से मैनेज करते हैं चीज़ों को, वो उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, आप किस तरह से प्रॉब्लम को देखते हैं और उसका किस तरह से सॉल्यूशन ढूंढते हैं। उसके बाद टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन शो करता है। सब्जेक्ट नॉलेज एनालिटिकल, सब्जेक्ट नॉलेज मतलब जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है जीडी में उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है। एनालिटिकल स्किल मतलब क्या, सॉरी, एनालिटिकल स्किल मतलब आप एनालिटिकल मतलब मेजरमेंट टाइप का स्किल, ठीक है, किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं एक तरह से कि इस तरह से डिनोट कर उसका एनालिस। हाँ, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो एनालिटिकल स्किल मतलब, हाँ, जैसे कि अगर आपको किसी भी कंपनी का राइजिंग दिखाना है या फिर किसी भी चीज़ का, तो आप बता सकते हैं 2002 में इसका ये प्रोग्रेस था, 2003 में ये प्रोग्रेस था। तो ये सब चीज़ इंक्लूड होता है एनालिटिकल स्किल में। उसका है एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आप चीज़ों को लेकर कितने फ्लेक्सिबल है, आप एक चीज़ पे अड़ तो नहीं जा रहे, आप दूसरे की बात को समझ रहे हैं या फिर चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ हमारा ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? तो कम्युनिकेशन का ये सारा पर्पस है, पहला है शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्सप्रेसिंग थॉट एंड इमोशंस। आप अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, दूसरे शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। आपका जो भी थॉट है, आप जो भी इमोशन सर्व करते हैं, वो दूसरे को बता सकते हैं। बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड कनेक्शन, अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपका दूसरे के साथ रिलेशनशिप होगा, आपका कुछ कनेक्शन होगा। उसके बाद आप जान पाएंगे लोगों को। उसके बाद इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुएडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जे, और ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। जे कह रहा है व्हाई पावर पॉइंट इज यूज। पावर पॉइंट का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? तो मैं भी अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पावर पॉइंट पे ही पढ़ा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं पावर पॉइंट। सबसे पहले पावर पॉइंट क्या होता है, इस चीज़ से हम लोग शुरुआत करते हैं। पावर पॉइंट एक वाइडली यूज सॉफ्टवेयर टूल डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, जो कि प्राइमरली डिज़ाइन किया जाता है क्रिएट और डिलीवरिंग करने के लिए प्रेजेंटेशंस, जो हम लोग कॉलेजेस वगैरह में देते हैं और भी ऑफिस में भी यूज़ होते हैं। प्रेजेंटेशन तो हर जगह दिया जाता है। ये यूटिलाइज करता है वेरियस इंडस्ट्रीज, एजुकेशन सेटिंग और बिजनेस इन्वायरमेंट फॉर सेवरल रीजंस। तो ये था पावर पॉइंट क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है। तो जे तक हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग कर ही लेते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज का रोल क्या है कम्युनिकेशन में? तो इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज मतलब अगर हम लोग दो तरह से कम्युनिकेट करते हैं, पहला वर्बली करते हैं, दूसरा नॉन वर्बल करते हैं। तो नॉन वर्बल जो होता है वो हमारा बॉडी लैंग्वेज आ जाता है। बॉडी लैंग्वेज के साथ नॉन वर्बल में बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, आपका जेस्चर क्या है, आपका पोस्चर क्या है, आप आई कांटेक्ट कितना कर रहे हैं। आई कांटेक्ट दिखाता है कि आप कितने नर्वस हैं, नहीं है, कॉन्स्टिट्यूट करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Body language plays a crucial role in communication as it completes and often reinforces the verbal messages being conveyed. अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ से एग्री कर रहे हैं तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को दिखना चाहिए कि हाँ आप इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज क्या क्या करते हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंस्टिट्यूट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज कैन, हाँ, कन्वे इमोशंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इमोशंस, एटीट्यूड्स, इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या है उस चीज़ को बोलने का। आपके फेशियल एक्सप्रेशन से चीज़ें डिफर कर सकती है कि आप उस चीज़ को पॉजिटिवली बोल रहे हैं या निगेटिवली बोल रहे हैं। आपका पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है। ऑफन प्रोवाइड करता है एडिशनल कॉन्टेक्स्ट मीनिंग टू दी वर्बल मैसेज। आप जो वर्बली बोल रहे हैं उसको एक अच्छा मीनिंग प्रोवाइड करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद इनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग। बॉडी लैंग्वेज हेल्प टू इनहांस अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेशन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बली जो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको अच्छे से समझा पाता है, नैरेट कर पाता है हमारा बॉडी लैंग्वेज। ये एक विजुअल प्रोवाइड करता है लिसनर को हेल्प करने में कि स्पीकर का इमोशन क्या है, वो कितना सिंसियर है, वो कितना कॉन्फिडेंट है इस चीज़ के लिए, और वो किस तरह से इंगेज है हम मतलब लिसनर के साथ। तो इन चीज़ों को बताने के लिए ये कंपनसेशन ऑफ द मैसेज, मोर एक्यूरेट कंपनसेशन ऑफ द मैसेज होता है। इमोशनल एक्सप्रेशन बताता है। बॉडी लैंग्वेज एक पावरफुल टूल होता है एक्सप्रेस करने के लिए अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को। फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर और बॉडी मूवमेंट से हम लोग कन्वे कर सकते हैं एक वाइड रेंज ऑफ इमोशन को, including happiness, sadness, anger, surprise, fear, even when words alone may not fully capture the intensity of those emotions. उसके बाद बिल्डिंग रैपोर्ट एंड कनेक्शंस। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज सच एज मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, नॉडिंग, स्माइलिंग, ओपन पोस्चर हेल्प टू स्टेबलाइज रैपोर्ट एंड बिल्ड अ कनेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटर्स। ये ट्रस्ट, एम्पैथी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करता है, और ये क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच के जो कम्युनिकेशन होता है उसको इन्हांस करता है। उसके बाद कन्वे कॉन्फिडेंस एंड ऑथोरिटी। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज जैसे कि स्टैंडिंग टॉल, मेकिंग डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट, यूजिंग असर्टिव gestures can convey a sense of self assurance, competence and authority. ये इन्हांस करता है क्रेडिबिलिटी एंड persuasiveness of the speaker's message, making more compelling to the audience. ओवरऑल ये जो कन्वेइंग कॉन्फिडेंस एंड ऑथोरिटी, ये कहना चाह रहा है कि आप अगर एक कॉन्फिडेंट वॉक रखते हैं, एक आप अच्छे से तन के खड़े हैं, आप डायरेक्ट आई कांटेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है, आपको आपका सिंसियरिटी शो करता है कि आप खुद के बारे में कितने सेल्फ एश्योर्ड है, मतलब आप खुद के बारे में एश्योर्ड है इन चीज़ों को लेकर के, आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ें ऑथेंटिक है, और ये ऑडियंस के बीच में एक तरह का कंपैलेशन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग टर्न टेकिंग।
Body language plays a role in regulating turn taking, conversation flow, interpersonal communication. Non-verbal cues such as nodding, leaning forward, raising a hand signal readiness to speak or indicate acknowledgement, facilitating smooth interaction, enhance of ideas. अगर आप किसी भी कोई स्पीकर बोल रहे हैं और आप लिसनर, आप बैठ करके सुन रहे हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए कि आप उसकी बातों को समझ रहे हैं, आप इंटरेस्टेड उसकी बातों को सुनने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपसे बात कर पाएगा और आपसे इंटरेक्ट कर पाएगा। अगर आप इस तरह से बैठते हैं कि हाँ भाई बोरिंग चल रहा है, या फिर आप जम्हाई ले रहे हैं, या फिर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उसकी बातों में, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, तो ये आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है, जिससे कि एक अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, स्मूथली इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद है कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस। बॉडी लैंग्वेज सिग्निफिकेंट, डिफरेंट कल्चर का डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होता है। किसी का अगर वर्टिकली सर को नोड करने से अगर यस होता है, तो किसी का नो होता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी माइंडफुल ऑफ द कल्चरल नॉर्म्स। अगर आप डिफरेंट कल्चर में जाते हैं, तो वहाँ के नॉर्म्स के बारे में, कल्चरल चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के कारण। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, एक्सप्लेन द एजेस ऑफ ग्रुप फॉर्म स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस क्या है और उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। At first, the formation of groups holds significantly importance across various aspects of human interaction, social dynamics, organizational behavior. कुछ रीज़न है, की रीज़न वाई ग्रुप फॉर्मेशन इज सिग्निफिकेंट। First is social identity and belonging. Second is support and socialism. Third is collective goals and collaboration. Fourth is enhanced problem solving and decision making. तो चलिए दे फिफ्थ भी है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड कन्फॉर्मली आइडेंटिफाई फॉर्मेशन सेल्फ एक्सप्रेशन, एंड सेवेंथ इज इनहैंस्ड मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। स्टार्ट करें फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। हाँ, सोशल आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। ग्रुप फॉर्मेशन जो होता है प्रोवाइड करता है किसी भी इंडिविजुअल को कि उसका एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो किसी एक जगह से बिलोंग कर रहा है, वो उसका ग्रुप है। बाय ज्वाइनिंग ग्रुप इंडिविजुअल स्टेब्लिश कनेक्शन, इंडिविजुअल के बीच में कनेक्शन हो जाता है, सिमिलर इंटरेस्ट के इंडिविजुअल्स हो, सिमिलर वैल्यूज़ हो, उन लोगों के बिलीफ सिमिलर हो, गोल सिमिलर हो, सेंस ऑफ कम्युनिटी का फील होता है। सेकेंड, सपोर्ट एंड सोशलिज्म। अगर आपका कोई ग्रुप है, आप अगर किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो आपको एक सोशल सपोर्ट मिलता है, आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप कंपेनियनशिप रहता है आपके पास। मेंबर्स कैन शेयर एक्सपीरियंसेस। मेंबर जो होगा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। इससे नॉलेज, आपका जो नॉलेज होगा उसमें बढ़ावा होगा। प्रोवाइड करता है इमोशनल सपोर्ट, ऑफर करता है गाइडेंस। अगर आपके ग्रुप में कोई आपसे एल्डर है, तो आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एल्डर इन द सेंस या तो काम में एल्डर हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एज। कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पर्सनल वेलबींग और सोशल इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट है कलेक्टिव गोल्स एंड कोलैबोरेशन। ग्रुप इनेबल इंडिविजुअल टू कम टुगेदर टू परस्यू कॉमन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और इंटरेस्ट। ये आपको टीम में एक है ना, लोगों के साथ काम करना सिखाता है, ठीक है। ये इंडिविजुअल को एक साथ लाता है पर एक कॉमन गोल पे काम करने के लिए, ऑब्जेक्टिव पे, इंटरेस्ट पे। और ये बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ individual members alone, or through collaboration, coordination and division of labor, groups can achieve collective outcome that benefits all members। क्योंकि ग्रुप में भी कुछ लोग कम जानते होंगे, कुछ लोग ज़्यादा जानते हैं, तो ओवरऑल जो आउटकम आएगा वो अच्छा आएगा और ये बेनिफिट होगा सारे मेंबर के लिए। उसके बाद है इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ग्रुप फॉर्मेशन फैसिलिटेट कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कलेक्शन ऑफ पीपल जो होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ग्रुप में कलेक्शन ऑफ पीपल होते हैं। एक अच्छा डिसीजन मेंटेन किया जा सकता है क्योंकि सबके स्वेच्छा से डिसीजन लिया जाएगा। डाइवर्स पर्सपेक्टिव देखा जाएगा। आप मे भी कंसिडर करें कि हाँ भाई, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव आप कंसिडर करें कि हाँ अगर ये चीज़ होता है तो इससे ये नुकसान हो जाएगा, एक पर्सपेक्टिव आप देखें। लेकिन मे भी दूसरे लोग देखें कि नहीं, अगर ये नहीं होता है तो इससे ये नुकसान ज़्यादा होगा, नहीं होता है तो मे बी वो चीज़ को आपको करना पड़ जाए। तो ये मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव को देखा जाएगा, एक्सपर्ट होंगे, रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, तो उस चीज़ के बेसिस पर अगर डिसीजन लिया जाता है तो वो डिसीजन ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ग्रुप्स कैन जनरेट इनोवेटिव आइडियाज, इवेलुएट अल्टरनेटिव एंड रिच कॉन्सिक्वेंसेस थ्रू डिस्कशन, डिबेट एंड कॉन्सेंसस बिल्डिंग। नेक्स्ट है
पॉइंट, सोशल इन्फ्लुएंस एंड कंफॉर्मिटी। ग्रुप डायनेमिक्स कैन इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर, किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं, एटीट्यूड, बिलीव सच एज सोशलाइजेशन, और किस तरह से चेंज कर सकते हैं, सोशलाइजेशन से, कंफॉर्मिटी से, पीयर प्रेशर से। मेंबर्स में अडॉप्ट टू दी नॉर्म्स, मेंबर्स जो होंगे वो ऐसे नॉर्म्स, वैल्यूज या बिहेवियर ऑफ द ग्रुप को अडॉप्ट करेंगे जो कि उनके लिए अच्छा होगा और जो कि टू कंफर्मिटी और adherence to the group expectation. Next, identity formation and self expression. Group membership plays a role in shaping individual identity and self confidence, self concept. ये प्रोवाइड करता है कंटेक्स्ट सेल्फ एक्सप्रेशन का, आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन का, कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं तो आप अपने आप को किस जगह रखते हैं। वैलिडेशन ऑफ पर्सनल वैल्यूज, बिलीव एंड एट्रीब्यूट विद इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट है इनहांस मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। The group can foster motivation, accountability and commitment through members through shared goal. एक गोल होता है जिसमें आपका कुछ काम में भी आपको दिया जाए या फिर आप सब मिल करके साथ में करो, तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हाँ भाई इस टाइम पे ये काम को कंप्लीट करना है, आपके पास मोटिवेशन रहता है और आपका शेयर्ड गोल रहता है, तो म्यूचुअली इंकरेज करते हैं लोग एक दूसरे को कि हाँ आप ये कीजिए, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिसके कारण आपको वो काम करना पड़ता है। द प्रेजेंस ऑफ पियर्स, पियर्स मतलब क्या कि ग्रुप ही समझ लीजिए, एंड ग्रुप नॉर्म्स कैन सर्व एज अ मोटिवेशनल प्रेशर दैट, जो कि डिराइव करता है इंडिविजुअल के एफर्ट को और परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट है कि ग्रुप का फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो जनरली यही तीनों प्रोसेस होता है, लेकिन एक और प्रोसेस इसमें ऐड किया गया है, परफॉर्मिंग स्टेज मार्क्स एट द पीक ग्रुप इफेक्टिवनेस। परफॉर्मिंग भी एक होता है, सॉरी परफॉर्मिंग 4 होता है जनरली, लेकिन यहाँ पे 5वां भी ऐड किया गया है। कुछ मॉडल्स में 5वां नहीं होता है, लेकिन टकमैन्स मॉडल अगर आपको आता है तो आप ये 5वां भी लिखेंगे, नहीं तो आप 4 ही लिख देंगे, वो भी सही है। तो पहला होता है फॉर्मिंग, ग्रुप का फॉर्म करना। सेकंड होता है स्टॉर्मिंग, मतलब क्या कि उसमें जो भी कन्फ्लिक्ट के एग्रीमेंट्स थे, पावर का स्ट्रगल था, हाँ भाई हम लीडर बनेंगे या फिर ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस थे, ये सब कुछ होता है। चैलेंजेस आता है, इन्फ्लुएंस करता है एक दूसरे के बात को। उसके बाद होता है नॉर्मिंग, उसके बाद सब कुछ एक नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है, सारा जितने भी कन्फ्लिक्ट वगैरह थे वो निगोशिएशन से सॉल्व हो जाते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ जाता है इंडिविजुअल का एक दूसरे के बीच। जो पावर में आना चाहता है वो पावर में, जो ज़्यादा मतलब पावरफुल होता है, जो ज़्यादा अपनी बातें दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो लीडर भी बन जाता है, सब कुछ इसमें नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट होता है परफॉर्मिंग, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस का बारी आता है। हाँ नॉर्मल तक हो गया। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग में क्या होता है, जो भी गोल होता है सब वो गोल को क्या बोले उसको, गोल को अचीव करता है। उसके बाद फिर इफेक्टिवनेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखता है। ग्रुप का ओवरकम हो सकता है, इनिशियल चैलेंजेस इस स्टेज तक हो चुका होता है, ठीक है, सबका अपना अपना आइडेंटिटी होता है और डेवलप करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलेब्रेशन प्रोसेसेस। मेंबर्स जो होते हैं ग्रुप के गोल के टुवर्ड काम करते हैं और काम वाम कर देते हैं और अपने क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये वगैरह दिखाते हैं और परफॉर्मेंस करते हैं और टास्क को एकम्प्लिश कर लेते हैं। फिर एडजर्निंग, एडजर्निंग में क्या होता है कि उसका ग्रुप को डिसबैंड कर दिया जाता है और हो गया, बात खत्म। There is an additional stage known as adjourning which refers to the disbanding or termination of the group. अगर इसका गोल अचीव हो गया तो उसको डिसबैंड कर दिया जाता है। इस स्टेज के दौरान क्या करते हैं, एक सेंस ऑफ लॉस होता है लोगों के बीच, क्योंकि आप एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ काम करते हैं, एक नॉस्टैल्जिया होता है, सैडनेस होती है, प्रिपेयर करने डिस्पर्स के लिए, मूव ऑन टू अदर इंडेवर्स। ये अपॉर्चुनिटी होता है रिफ्लेक्शन का, सेलिब्रेशन का, अचीवमेंट का और सेइंग फेयरवेल टू फेलो मेंबर्स। तो इस तरह से ग्रुप बनता है। और लास्ट स्टेप होता है स्टेजेस का। तो कितने स्टेप हुए स्टेजेस में, पहला हुआ फॉर्मिंग जहाँ पे ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक। सेकेंड था मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल को ला करके एक ग्रुप में रखा जाता है फॉर्मिंग में, कि हाँ ये आपका ग्रुप हो गया, अब मे भी कुछ नाम देना हो वो नाम वाम दिया जाता है, ठीक। उसके बाद होता है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में क्या होता है, ग्रुप में थोड़ा डिसएग्रीमेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के लोग आते हैं, तो उनके बीच पावर को लेकर के, ओपिनियन को लेकर के, इन सब चीज़ को, रोल वगैरह को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर थोड़ा टेंशन होता है, थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, थोड़ा कॉम्पिटिशन होता है। तो उसका ये सब थोड़ा नॉर्मल हो जाता है नॉर्मिंग में, और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के, कोलेब्रेशन अच्छे से होता है, कॉपरेशन होता है नॉर्मिंग में। उसके बाद होता है परफॉर्मेंस, जो भी उनका काम होता है उसको वो करते हैं, और एडजॉर्निंग में ग्रुप जो होता है वो डिसबैंड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे क्या करेंगे। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिया, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया, तो 6 क्वेश्चंस बाकी है, मे बी नेक्स्ट पार्ट के बाद भी एक पार्ट आ जाए, तो देखते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।